हम लोग लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे। लोक प्रशासन का अर्थ, ये टॉपिक चल रहा था हमारा, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके जो अर्थ से रिलेटेड दो दृष्टिकोण हैं, अप्रोच हैं, उन पर हम बात कर रहे थे, है ना। लोक प्रशासन के अर्थ संबंधी, हाँ आई दृष्टिकोण, दो दृष्टिकोण हैं अप्रोच, संकुचित यानी नैरो, व्यापक यानी ब्रॉड। इसके जो समर्थक विचारक हैं उसमें हर्बर्ट साइमन का नाम आता है, लूथर गुलिक का नाम आता है, और थॉमसन। व्यापक दृष्टिकोण में जो विचारक आते हैं उसमें एल.डी. व्हाइट, एफ. निग्रो, एफ. एम. मार्क्स, सिफनर। ये आपको याद रखना है, समर्थक विचारक, और इनका कॉन्सेप्ट याद रखना है। संकुचित दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा से है ना, एग्जीक्यूटिव ब्रांच से इसका रिलेशन। सरकार, लोक प्रशासन संबंध सरकार की केवल व्यापक दृष्टिकोण कहता है लोक प्रशासन का जो संबंध है वो सरकार की तीनों शाखाओं कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी से संबंध जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें बताया जाता है। जो ब्रॉड अप्रोच है, व्यापक दृष्टिकोण, है ना। तो दो चीजें आपको यहां पर लिखना है। अगर पर्टिकुलर 3 नंबर में दृष्टिकोण पूछे जाते हैं या ओवरऑल 5 मार्क्स में इनको पूछा जाता है तो ठीक है। एक तो इसका कॉन्सेप्ट और समर्थक विचारक, बस, ठीक है। अब मैं ये बताने जा रहा था आप लोगों को कि लोक प्रशासन का संबंध वर्तमान में सरकार की तीनों शाखाओं से कैसे है ना। मैंने ये बताया था कि जब
लोक प्रशासन का उद्भव हुआ, ओरिजिन हुआ, स्टार्ट हुआ, तो इसका संबंध, इसका रिलेशन केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा से जोड़ा जाता था, एग्जीक्यूटिव ब्रांच से इसको रिलेट किया जाता था। कब? जब इसका ओरिजिन हुआ, उद्भव हुआ। ठीक है, क्योंकि ये पहले जो है जो काम करता था वो केवल क्रियान्वयन संबंधी काम करता था। सरकार की नीतियों, सरकार के कार्यक्रमों, सरकार की विधियों, कानूनों के क्रियान्वयन का काम ये मूलतः करता था, मूल रूप से स्टार्टिंग में। इसीलिए इसका स्टार्टिंग में जो संबंध था वो इससे था, यानी पहले का जो दृष्टिकोण था वो संकुचित था, नैरो था। अभी वर्तमान में ये जो दृष्टिकोण है वो व्यापक दृष्टिकोण चल रहा है, यानी वर्तमान में लोक प्रशासन का जो संबंध हो गया है वो तीनों शाखाओं से हो गया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका से तो पहले से ही संबंधित था, अब विधायिका, न्यायपालिका से इसका संबंध कैसे जुड़ गया है, ये यहां पर समझने की बात है। विधायिका से संबंध जुड़ने का मतलब यहां पर यह है कि लोक प्रशासन विधि निर्माण का काम भी कर रहा है, मतलब विधि बनाने के काम में भी इसकी भूमिका हो गई है। समझ रहे हैं ना? देखो, पहले आपको कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों को समझना पड़ेगा, फिर आप उनके कार्यों को समझ पाएंगे और फिर समझ पाएंगे कि लोक प्रशासन इससे कैसे संबंधित हो गया है। डायरेक्ट मैं अगर आपको बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, जो पॉलिटी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं नॉर्मली। कार्यपालिका के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। कार्यपालिका में किसको सम्मिलित किया जाता है, कौन आता है कार्यपालिका के अंतर्गत? कार्यपालिका के अंतर्गत आती है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मूल रूप से कार्यपालिका मानी जाती है। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर अगर कहें तो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना। और कार्यपालिका का केंद्र में प्रमुख होता है राष्ट्रपति और राज्य में प्रमुख होता है राज्यपाल, है ना। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख है और विधायिका संघ की विधायिका का अंग है, पार्ट है। राष्ट्रपति, राज्यपाल दोनों में आते हैं। कार्यपालिका का हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड, कौन? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, और उसमें मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री आते हैं। तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले हैं। इसका काम क्या होता है? कार्यपालिका मूल रूप से क्या काम करती है? कार्यपालिका का मुख्य रूप से काम होता है नीतियों का निर्माण करना, है ना। अब स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीति का निर्माण कौन करता है, विधि का निर्माण कौन करता है, नीति कहां पर आती है, विधि कहां पर आती है। इसको लेकर की बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में। तो उसके बारे में बता दूं कि नीतियों का जो निर्माण होता है वो कार्यपालिका का है, विधि का निर्माण विधायिका का, इसलिए उसको विधायिका बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर आप कहेंगे सर नीतियां कहां पर आती हैं, विधि कहां पर आती है? तो इसका एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आप अगर समझ लेंगे तो आपको काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आता है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, सबसे ऊपर है हमारे यहाँ पर संविधान। सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर के ही होता है। संविधान से अलग रहकर के कोई भी काम नहीं कर सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान सबसे ऊपर हो गया। फिर संविधान के अंतर्गत बनते हैं कानून, विधि, लॉ, एक्ट, है ना। संविधान को प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक उपबंधों को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, उनको लागू कराने के लिए क्या बनती हैं? विधियां बनती हैं, कानून बनते हैं, एक्ट बनते हैं। ठीक है, जो एक्ट पास होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अधिनियम, इंग्लिश में एक्ट बोला जाता है। तो यही एक्ट जो है बाद में क्या बन जाता है? विधि या लॉ बन जाता है। ये क्यों बनाया जाता है? ताकि संवैधानिक जो उपबंध हैं उनका क्रियान्वयन हो सके, उनको लागू कराया जा सके, उनका इंप्लीमेंटेशन हो सके, उनको इन्फोर्स किया जा सके। ठीक है।
फिर विधि को और क्लियर करने के लिए, विधि को लागू कराने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, पॉलिसीज। विधि के अंतर्गत आती हैं पॉलिसी, संविधान के अंतर्गत आती हैं विधियां, संविधान के ठीक नीचे विधियां आती हैं, विधियों के नीचे आती हैं नीतियां। देखो मैं एक यहां पर क्रम बता देता हूं, ये तो खैर क्लियर हो गया। सबसे ऊपर है संविधान, है ना, फिर उसके नीचे आती हैं विधियां, फिर नीतियां, फिर आते हैं नियम, विनियम, इंग्लिश में कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम विनियम, ये विधान भी बोलते हैं इनको, विनियम को विधान भी बोला जाता है। फिर आते हैं निर्णय, ये काम है विधायक का। संविधान में कुछ भी फेरबदल करना है तो इसके लिए है संसद। विधियां विधायिका बनाती है, वहां पर मैंने संसद जिक्र किया क्योंकि राज्य की विधायिका ऐसा नहीं कर सकती है। विधायिका यानी उसमें संसद भी हो जाएगी और राज्य विधान मंडल भी आ जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। संसद यानी पार्लियामेंट, विधायिका यानी लेजिस्लेचर। नीतियां, नियम, विनियम ये बनाती है कार्यपालिका। निर्णय लेते हैं लोक सेवक, सिविल सर्वेंट, है ना। डिसीजन जो है लेने का काम किसका है? सिविल सर्वेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारियों का होता है ना। तो ये एक सीक्वेंस है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि विधियां नीतियां क्या होती हैं। मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाता हूं। देखिए, संविधान की अगर हम बात करें तो उसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान में RTE का प्रावधान किया गया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21A में जो है शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है ना। कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन किसको प्रदान करने की बात कही गई है? 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं। तो ये है शिक्षा का अधिकार, एक मौलिक अधिकार बन गया आर्टिकल 21A के तहत, ठीक है। अब इसको लागू करने के लिए एक कानून पास किया गया, एक अधिनियम पास किया गया, RTE एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये किसके लिए आया? 21A के लिए आया। देखो ये विधि है, मैं विधि, संविधान, विधि और नीति इसको एक्सप्लेन कर, इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं कि संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 21A आता है, संविधान के अंतर्गत आता है आर्टिकल 21A।
जिसमें शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और ये दिया गया था 86 अमेंडमेंट के तहत। 86 अमेंडमेंट 2002 जो है उसके तहत आर्टिकल जो 45 था उसको वहां से हटा करके 21A में जोड़ा गया, यानी शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। ये संविधान के अंतर्गत बात है। फिर इस प्रावधान को लागू करने के लिए संसद ने विधि पास की, और वो विधि कौन सी, वो कानून कौन सा है, वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RTE एक्ट 2009। ये पास किया गया। क्यों पास किया गया? जाकि शिक्षा का जो अधिकार मौलिक अधिकार उसको लागू किया जा सके, प्रभावित बनाया जा सके। अब इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए, क्लियर करने के लिए शिक्षा नीति लागू होती है, शिक्षा नीति बनाई जाती है। अभी नई शिक्षा नीति कौन सी है? 2020 की है। नई शिक्षा नीति 2020 की है, 1986 से अभी आई है। तो ये है नीति। यहां तक आ गए हम। आर्टिकल 21A संविधान के अंतर्गत है। फिर RTE एक्ट 2009 ये विधि हो गई, और नई शिक्षा नीति 2020 ये नीति हो गई। फिर इसके अंतर्गत जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन वो विधि के अंतर्गत हालांकि आते हैं, जो अधिनियम होते हैं उसके अंतर्गत रूल्स रेगुलेशन होते हैं, नियम विनियम, उसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए जो सरकार द्वारा बनाई जाती है। जब हम अधिनियम पढ़ते हैं तो उसमें एक धारा आती है कि केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार है ना। इस अधिनियम के तहत सरकार जो है नियम बना सकती है। तो नियम जो बनते हैं, रूल्स जो बनते हैं, वो उस विधि के अंतर्गत बनते हैं, उस एक्ट के अंतर्गत बनते हैं, है ना। उसी एक्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए नियम बनते हैं। फिर उस नियम के अंतर्गत होते हैं विनियम, जिसको बोलते हैं रेगुलेशंस। इसलिए रूल्स रेगुलेशन वर्ड यूज होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, रूल देखो विधि हो गई, विधि के अंतर्गत फिर रूल्स होते हैं, फिर रूल्स में और छोटी छोटी चीजें होती हैं जो होते हैं रेगुलेशंस। धारा के अंतर्गत, हाँ नहीं, धारा के अंतर्गत उपधारा वो तो धारा ही हो गई, वो तो कानून है। उसमें और ज्यादा क्लियर करने के लिए उसको, उसमें क्लियर मेंशन नहीं रहती कई चीजें, उसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को अधिकार देती है कि भाई जो इसमें और ज्यादा अगर स्पष्ट करना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे इसमें एज का प्रावधान किया जाता है, एज का प्रावधान किया जाता है कि भाई इतनी एज भर्ती के संबंध में एज का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया। अब उस एज को लागू कैसे करना है ये लोक सेवा आयोग तय करता है, तो वो रेगुलेशन है। भर्ती संबंधी जो नियम है उसमें लिखा हुआ है एज का क्राइटेरिया जो सरकार ने बनाया, एमपी गवर्नमेंट सामान्य प्रशासन विभाग ने बना दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती संबंधी नियम बना दिए कि भाई ऐसे भर्ती होगी, इसमें एज होगी। अब उस नियम को और ज्यादा क्लियर करने के लिए फिर विनियम बनते हैं। जैसे उसने बोल दिया कि भाई 21 साल से 40 साल तक एज होगी और 5 साल की छूट होगी, ये एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया। लेकिन उस एज को कब से लागू किया जाएगा ये जो है कौन डिसाइड करता है? लोक सेवा आयोग तय करता है, आयोग। तो ये विनियम है, मतलब रेगुलेशंस जो होते हैं वो कोई अभी एजेंसी जो होती है पर्टिकुलर वो बनाती है। सामान्य प्रशासन विभाग भर्ती संबंधी नियम बनाता है। हमारे यहाँ पर जो कार्मिक एजेंसी है वो सामान्य प्रशासन विभाग है। केंद्र में जो कार्मिक एजेंसी है वो कार्मिक विभाग के अंतर्गत आता है वो काम। हमारे यहाँ लोक सेवा आयोग का जो काम है वो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। सामान्य प्रशासन विभाग नॉर्मली मुख्यमंत्री के अधीन होता है। अभी जो मुख्यमंत्री है उनके अधीन सामान्य प्रशासन विभाग आता है। तो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का भर्ती संबंधी पूरा काम आता है। भर्ती है, प्रशिक्षण है, पदोन्नति है, ये पूरा काम जो है सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है ना। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने बना दिया कि भर्ती के संबंध में ये नियम होगा। अब उस नियम के अंतर्गत फिर लोक सेवा आयोग बनाता है विनियम, जिसको बोलते हैं रेगुलेशंस, है ना। जैसे हमारे यहाँ जो एज का क्राइटेरिया वो 40
जनरल और 45 कैटेगरी में होता है। ठीक है, तो वो एज कब से काउंट की जाएगी, उसके लिए रेगुलेशन बना कि जो एज काउंट की जाती है वो जिस वर्ष नोटिफिकेशन आता है उस वर्ष के अगले साल की 1 जनवरी से एज काउंट होती है। ऐसा होता है हमारे यहाँ। ऐसा जैसे अभी दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो इसमें एज काउंट जो हो रही है वो कब से हो रही है, 1 जनवरी 2024 से हो रही है, कि 2023 में आ गया नोटिफिकेशन। अब जो 2024 में नोटिफिकेशन आएगा उसमें एज काउंट का क्राइटेरिया रहेगा 1 जनवरी 2025 से। जिस वर्ष नोटिफिकेशन जारी होता है उस वर्ष का जो अगला वर्ष होता है उसके 1 जनवरी से एज काउंट करने का प्रावधान किया गया है हमारे यहाँ। जबकि यूपीएससी में मेरे ख्याल से 1 जुलाई से होता है। यूपीएससी में अलग है क्राइटेरिया, वहां पर 1 जुलाई से होता है, हमारे 1 जनवरी से होता है ऐसा। ठीक है, तो ये नियम के अंदर होते हैं विनियम, विधान, जिनको इंग्लिश में रेगुलेशंस बोला जाता है ना। तो ये सारी नीतियां हैं, नियम है, कानून, इनको लागू कराने के लिए, इनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए निर्णय लिए जाते हैं लोक सेवकों द्वारा समय समय पर। ठीक है, तो ये मैंने इतनी सारी चीजें इसलिए बताई हैं ताकि आप विधायिका और कार्यपालिका के काम समझ सके कि दोनों अलग अलग कैसे काम करते हैं। तो कार्यपालिका का काम क्या हो गया, नीतियों का निर्माण करना और विधियों तथा नीतियों का क्रियान्वयन कराना, इम्प्लीमेंटेशन का काम मुख्य रूप से होता है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ये करते नहीं, करवाते हैं। किनके जरिए करवाते हैं, लोक सेवकों के द्वारा, लोक प्रशासन के द्वारा। लोक सेवक, लोक प्रशासन, लोक सेवा, सब ये पर्यायवाची रूप में यूज होते हैं। हम जो लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत ही लोक सेवक आते हैं, इसके अंतर्गत लोक सेवा आती है, और यही नौकरशाही भी कहे जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी इसको हम बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। लोक प्रशासन जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत सिविल सर्विस आती है, लोक सेवा, है ना। इसी के अंतर्गत सिविल सर्वेंट, जो लोक सेवा में भर्ती किए जाते हैं, उनको लोक सेवक बोला जाता है। जो लोक सेवा का काम करते हैं वो लोक सेवक है, सिविल सर्वेंट है। और इन्हीं को जो है कभी कभी नौकरशाही बोल दिया जाता है, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह बोला जाता है। लोक सेवक और नौकरशाह सिमिलर है। इनका जो एटीट्यूड होता है, इनके जो कार्य करने का जो तरीका होता है, इनकी जो प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पर इनको लोक सेवक और नौकरशाही या नौकरशाह कहा जाता है, सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। जो ज्यादा कानून झाड़ता, कहते हैं ना, बहुत कानून झाड़ता है, जो ज्यादा कानून झाड़ता है वो ब्यूरोक्रेट्स है ना। जो कानून कम झाड़ता है, जनता की सेवा के लिए ज्यादा काम करता है, जनता के हित के लिए काम करता है, उसको बोल देते हैं सिविल सर्वेंट, लोक सेवक। चीज वही है ना। मतलब आप जब डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो आप लोक सेवक भी कहे जाएंगे और ब्यूरोक्रेट्स भी कहे जाएंगे। दोनों नामों से आप जाने जाएंगे। डिपेंड करता है आप कार्य करने का, आपका तरीका कैसा है, आपकी शैली कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। चीज वही है। तो आई बात समझ में, लोक प्रशासन, लोक सेवा, लोक सेवक, नौकरशाही, नौकरशाह, सब वही है। कुल मिला के इनका काम होता है, जो भी विधियां हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी नीतियां हैं, उनका क्रियान्वयन करने का मेन काम है इनका होता है, मुख्य काम होता है। इसके अलावा ये विधायिका, न्यायपालिका से इनका संबंध हो गया है। अब वो कैसे हुआ है उस पर अब बात हम कर रहे हैं। ठीक है, मूलतः इनका काम होता है, जो भी कार्यक्रम है, सरकार द्वारा जो प्रोग्राम बनाती है, कार्यक्रम तैयार करती है, सरकार जो नीतियां बनाती है, विधायिका जो विधियां बनाती है, इनको क्रियान्वित करने का काम करता है लोक प्रशासन, लोक सेवा, लोक सेवक। और ये किसके अधीन रहते हुए, कार्यपालिका के अधीन रहते हुए, किसी मंत्री के अधीन रहते हुए जो है ये काम करते हैं, है ना। मंत्री के अधीन जो होते हैं वो पीए होते हैं, उनके सचिव होते हैं, और सचिव जो होते हैं वो लोक सेवक होते हैं, है ना। मंत्री
सचिवों के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सचिव को मंत्री की आंख और कान कहा गया है। मतलब मंत्री जो है सचिव की आंख से देखता है और सचिव के कान से सुनता है, उसकी खुद की आंख और कान नहीं होते, है ना। मतलब होते हैं लेकिन काम के नहीं रहते, वो काम नहीं करते हैं, है ना। ठीक है। तो विधायिका से संबंध होने, विधायिका तो समझ में आ गया। विधायिका का काम क्या है? विधि का निर्माण करना। न्यायपाल का काम न्याय प्रदान करना। ठीक है। लोक प्रशासन का संबंध विधायिका से कैसे हो गया है और न्यायपालिका से कैसे हो गया है, ये यहां पर मेन मुद्दा है। क्योंकि कार्यपालिका का संबंध तो पहले से ही था, मूल काम उसका वही है, तो इसमें समझने की जरूरत ही नहीं। देखिए, विधायिका से संबंध होने का मतलब यहां पर यह हुआ कि ये विधि निर्माण के कार्य में भी संलग्न हो गया है, विधि निर्माण का कार्य भी ये करने लगा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि इसका संबंध विधायिका से जुड़ गया है ना। आई बात समझ में? लोक प्रशासन का संबंध विधायिका न्यायपालिका से जुड़ने का मतलब यहां पर यह है कि ये विधायिका के काम भी करने लगा, यानी विधि निर्माण का काम भी करने लगा है और न्यायिक काम भी ये करने लगा है। अब कैसे करने लगा है, किस बेस पर करने लगा है, वो यहां पर समझना है। तो एक विधि के क्षेत्र में जो एक कॉन्सेप्ट है प्रत्यायोजित विधान, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में प्रत्यायोजन दिया है, लोक प्रशासन के सिलेबस में प्रत्यायोजन डेलीगेशन दिया है, प्रत्यायोजित विधान नहीं दिया है, लेकिन संबंधित है। प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, है ना। ये कोई बहुत ज्यादा आपको ऐसे समझने की इसकी जरूरत नहीं है, वो तो मैं एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसके जरिए लोक प्रशासन विधायिका से जुड़ गया है, विधायिका से उसका संबंध हो गया है, वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान, इसमें क्या होता है कि विधायिका विधि की मोटी रूपरेखा बना करके उसको कंप्लीट करने का काम कार्यपालिका को दे देती है। तो कार्यपालिका लोक सेवकों के जरिए विधि निर्माण का काम करने लग जाती है। मतलब विधि बनाने का काम विधायिका का होता है, लेकिन विधायिका के पास जो है समय का भी अभाव है और विशेषज्ञता का भी अभाव है, स्पेशलिटी नहीं रहती है। जो भी विधायिका के सदस्य होते हैं वो बहुत कम जानकार होते हैं, मतलब उनको जो है नॉलेज बहुत कम होता है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं रहते हैं ना। विधायिका के सदस्य मतलब सांसद, विधायिका के सदस्य का मतलब सांसद विधायक होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं। तो जो भी सांसद विधायक हैं उनमें से बहुत कम लोग हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट तो मतलब गिनती के ही होंगे, है ना। ग्रेजुएशन वाले भी बहुत कम होंगे, बहुत से लोग तो हो सकता है कि 5वीं 8वीं पास हो, ऐसे भी होंगे। तो उनको जो है इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो विधि का निर्माण, एक जो तकनीकी जो विषय है उस पर विधि वो बना सके, तकनीकी मामलों में विधि बना सके। तो ऐसी स्थिति में कोई मान लीजिए तकनीकी मामला है तो उस पर विधि अगर बनाना है तो विधायिका क्या करती है, उसकी एक आउटलाइन बना देती है, उसकी एक लक्ष्मण रेखा खींच देती है। वही इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। उस बाउंड्री एक बना देती है, उस बाउंड्री के अंदर जो है विधि बनाने का काम कार्यपालिका को विधायिका द्वारा सौंप दिया जाता है। फिर कार्यपालिका इस काम को, अब कार्यपालिका में कौन है, कार्यपालिका में भी वही है। कार्यपालिका कहां से बनती है, विधायिका से बनती है। संसद की जो सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं वही मंत्री बनते हैं, कोई अलग से मंत्री तो यहां पर आते नहीं है। तो वो भी जो है सामान्यज्ञ होते हैं, उनको भी जानकारी नहीं होती है। जब सांसदों विधायकों को जानकारी नहीं है तो मंत्रियों को भी जानकारी नहीं होगी। तो मंत्री फिर विधि बनाने का काम किसके जरिए करते हैं, लोक सेवकों के जरिए, लोक प्रशासन के जरिए करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से लोक प्रशासन का जो संबंध है वो विधायिका से जुड़ गया है, क्योंकि लोक प्रशासन विधि निर्माण का कार्य भी करने लग गया है इसके जरिए।
प्रत्यायोजित विधान जो कॉन्सेप्ट है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है। प्रत्यायोजित विधान का मतलब ये होता है कि कार्यपालिका विधायिका जो है विधि की एक मोटी रूपरेखा बना देती है, एक बाउंड्री बना देती है, उसके अंतर्गत विधि बनाने का काम, लॉ फॉर्मेशन का काम एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका को सौंप देती है। फिर कार्यपालिका ये जो काम है ये किसके जरिए करती है? सिविल सर्वेंट, लोक सेवकों या लोक प्रशासन के जरिए इस कार्य को कंप्लीट करती है। तो इस आधार पर लोक प्रशासन का संबंध विधायिका से जुड़ गया है, यानी विधि बनाने का काम लोक प्रशासन करने लगा है। किसके माध्यम से? प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से। ये मैंने समझाने के लिए बोला है, बाकी प्रत्यायोजित विधान को आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा या कोई आपको ऐसे याद नहीं करना है या कोई लिखने को आपको नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो बात हो गई विधायिका से संबंध लोक प्रशासन का। ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये आपको कहीं बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगी, ये भी बता दूं मैं। मेरी जो बुक है उसमें भी नहीं लिखा हुआ है ये, और किसी बुक में नहीं लिखा होगा, कोई बताएगा भी नहीं, और ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लिखने को भी नहीं आएगा, ये भी है। ये सिर्फ समझने की बात है, ताकि आपके दिमाग में ये नहीं क्वेश्चन नहीं आए कि अब सर ने ऐसा बोला, और सभी बुक में लिखा है। कोई भी बुक आप पढ़ेंगे उसमें व्यापक दृष्टिकोण पढ़ेंगे लोक प्रशासन का, तो उसमें सभी में ये लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने ये बताया नहीं है कि इसका संबंध विधायिका न्यायपालिका से कैसे हो गया है। तो वो मैं बता रहा हूं। ये लोक प्रशासन के अनछुए पहलू हैं जो कोई नहीं बताएगा, ना किसी बुक में आपको मिलेंगे, है ना। और लिखने के लिए आपको आएगा भी नहीं, ये भी है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूं, ताकि आपके मन में शंका नहीं हो कि ऐसा क्यों है। ये चीज जो लिखी हुई है बुक्स में, नोट्स में, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों संबंध विधायिका से इसका जुड़ गया है वो, ठीक है। तो विधायिका का संबंध ऐसे जुड़ गया, विधायिका से इसका संबंध ऐसे जुड़ गया। अब न्यायपालिका से संबंध इसका कैसे जुड़ा है? न्यायपालिका से संबंध जुड़ने का मतलब क्या है कि ये न्यायिक कार्य भी करने लग गया है, इसलिए न्यायपालिका से संबंध जुड़ा। न्यायपालिका से संबंध जुड़ने के पीछे एक कॉन्सेप्ट है प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कॉन्सेप्ट, है ना। न्यायिक क्षेत्र में कॉन्सेप्ट है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इंग्लिश में कहते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल न्यायिक क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है ये। जैसे प्रत्यायोजित विधान विधि के क्षेत्र का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, वैसे है न्यायिक क्षेत्र का कॉन्सेप्ट प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो हैं इनमें एक्चुअली न्यायाधीश भी होते हैं, जज भी होते हैं और लोक सेवक भी होते हैं। इसमें जो सदस्य होते हैं दोनों होते हैं, न्यायिक क्षेत्र से भी होते हैं और प्रशासनिक क्षेत्र से भी होते हैं, 50-50% होते हैं। अध्यक्ष इसका जो है कोई न्यायाधीश होता है, उपाध्यक्ष सिविल सर्वेंट होता है सीनियर, और सदस्यों में जो है कुछ न्यायाधीश भी होते हैं और कुछ सिविल सर्वेंट लोक सेवक भी होते हैं, और ये निर्णय देने का काम करते हैं प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैट और सेट आते हैं। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और सेट यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कैट यानी राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण और सेट यानी स्टेट सेट यानी राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, है ना। सेट यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हिंदी में कहेंगे राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण हिंदी में कहते हैं। ये दोनों एक्चुअली एक अधिनियम के तहत गठित हुए हैं, और इनके लिए संविधान में जो प्रावधान किया गया था वो आर्टिकल 323A में, आर्टिकल अनुच्छेद जो है 323A है, इसके तहत इनका गठन हुआ है। (323A) में संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद जो है इस तरह की ट्रिब्यूनल्स
गठित कर सकती है, फॉर्म कर सकती है। तो संसद ने एक अधिनियम पास किया जिसका नाम है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985, कैट एक्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 पास किया पार्लियामेंट ने, संसद ने। और इस एक्ट के जरिए 1985 में ही केंद्र स्तर पर कैट और राज्य स्तर पर सैट का गठन किया है। कैट एक्ट है पूरा उसका नाम, कैट एक्ट 1985, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। इसके जरिए केंद्र में कैट, राज्यों में सैट का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में खत्म कर दिया गया था 2003 में, अभी नहीं है, ठीक है। तो सैट नहीं है तो हाईकोर्ट में ही मामले जाते हैं डायरेक्ट। तो ये जो न्यायाधिकरण जिसकी बात मैं कह रहा हूं, इसमें दोनों ही क्षेत्र से सदस्य होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। मतलब न्यायिक क्षेत्र से भी होते हैं और प्रशासनिक क्षेत्र से भी होते हैं, 50-50%। तो कहने का मतलब यहां पर है जो लोक सेवक हैं इसके सदस्य के रूप में कार्य करते हुए निर्णय देने का काम करते हैं, न्यायिक निर्णय देने का काम करते हैं, जुडिशरी संबंधी काम भी करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अब इनका संबंध न्यायपालिका से हो गया, इस आधार पर हो गया। आया समझ में? प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक न्यायिक इकाई है जिसके द्वारा निर्णय देने का, न्यायिक निर्णय देने का काम किया जाता है, जुडिशियल डिसीजन देने का काम ये करते हैं। और चूंकि इसमें सिविल सर्वेंट भी होते हैं सदस्य, लोक सेवक भी होते हैं, और लोक सेवक इसके सदस्य रहते हुए न्यायिक निर्णय सुनाते हैं, इसलिए जो है ऐसा माना जाता है, ऐसा मान लिया गया है कि लोक प्रशासन न्यायपालिका से भी संबंधित हो चुका है, यानी निर्णय देने का काम भी अब करने लगा है लोक प्रशासन। तो नीतियों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, विधियों के निर्माण में इनकी भूमिका है, इनके क्रियान्वयन इंप्लीमेंटेशन में इनकी भूमिका है, और अब डिसीजन भी सुनाने लगे हैं ये, है ना, न्यायिक निर्णय का काम भी ये करने लगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तीनों से लोक प्रशासन का संबंध जुड़ गया है। ये व्यापक दृष्टिकोण का ऐसा मानना है, लेकिन जो मैंने चीजें बताई हैं ये आपको लिखने को नहीं आएंगी। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया, इतना सब बताया है, और आपको उसकी इतनी जरूरत नहीं है। बस आप समझ लो कि कैसे कैसे जो है लोक प्रशासन विधायिका न्यायपालिका से संबंधित हो गया है, कार्यपालिका से तो पहले से ही संबंधित था। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये इसके अर्थ संबंधी दो दृष्टिकोण यहां पूरे हो जाते हैं। पर्टिकुलर आपको कोई दृष्टिकोण पूछ सकता है 3 नंबर में, या 5 नंबर में दोनों दृष्टिकोण लिखने को आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 323 का पूछा है। हाँ, 323A काफी पहले आया है, हाँ, एक बार आया है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्वेश्चन आया है, हाँ, आया है। प्रत्यायोजन के कोई तो लाभ पूछे। हाँ, प्रत्यायोजन खैर वो अलग टॉपिक है, प्रत्यायोजन के लाभ ये इसी बार आया है, हाँ, तो वो तो खैर अलग टॉपिक है। ये प्रत्यायोजन विधान अलग है, प्रत्यायोजन अलग टॉपिक है, इसमें दिया है आपके सिलेबस में, तो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक, यहां क्लियर हो गया। अब आगे, अब लोक प्रशासन की अगर आपको विशेषताएं पूछते हैं 5 नंबर में, अलग से आपको पूछ सकता है लोक प्रशासन की विशेषताएं या लक्षण, तो हम क्या लिखेंगे? अर्थ का टॉपिक पूरा हो जाता है आप लोगों का। अब अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं लोक प्रशासन की विशेषताएं या लक्षण या तत्व। तो जो भी हमने डेफिनेशन अर्थ में जो भी चीजें पढ़ी हैं उन्हीं को हम विशेषताओं में लिखते हैं ज्यादातर। लोक प्रशासन की विशेषता, लक्षण या तत्व।
देखिए लोक प्रशासन जो है ये निजी प्रशासन से भिन्न होता है। दो तरह के प्रशासन होते हैं, एक लोक प्रशासन होता है, एक निजी प्रशासन होता है। तो सबसे पहले पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है वह निजी प्रशासन से अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, लोक प्रशासन निजी प्रशासन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट होता है ना। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो सरकारी क्षेत्र होता है उसमें जितनी भी जनहित में गतिविधियां संचालित की जाती है वो सम्मिलित होती हैं ना। इसके अंतर्गत यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में जनहित में संचालित जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। मैंने क्या बताया अभी, डेफिनेशंस में और दृष्टिकोण जो हमने पढ़े हैं उसके अंतर्गत जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उन्हीं को आपको यहाँ पर पॉइंट में लिख देना है। तो इसके फीचर्स हो जाएंगे, विशेषताएं हो जाएंगी, है ना। कुछ अलग से हमें नहीं लिखना है। आई बात समझ। पहला मैंने क्या पॉइंट बताया कि निजी प्रशासन से यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट है, अलग है, भिन्न है। दूसरा मैंने बताया कि इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में जनहित में संचालित की जाने वाली गतिविधियां सम्मिलित की जाती है ना। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी एक्टिविटी होती है किसके अंतर्गत, पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में जो भी एक्टिविटी की जाती हैं उन सभी को लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा इसका जो मूलतः संबंध माना जाता है वो कार्यपालिका शाखा से माना जाता है। मैंने बताया, हम दृष्टिकोण में पढ़ चुके हैं, अप्रोच में पढ़ चुके हैं। लोक प्रशासन का संबंध मूल रूप से किससे है, सरकार की कार्यपालिका शाखा से है। लेकिन वर्तमान में ये सरकार की तीनों शाखाओं से संबंधित हो गया है। तीनों शाखाओं यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों से इसका संबंध हो गया है, जुड़ गया है। ये आपको इस तरह से लिखना है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो जनहित में कार्य किए जाते हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। इसके द्वारा सरकार की जो विधियां हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनके क्रियान्वयन का काम किया जाता है। तो ये इस तरीके से 5-7 पॉइंट आप ऐसे 5 मार्क्स में लिख सकते हैं। वही सारे पॉइंट्स हैं जो हमने अर्थ में पढ़े। कोई अलग से आपको पॉइंट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होगी। लगभग जो चर्चाएं हमने की हैं वो मैंने इसमें आपको बताई। ठीक है, ये निजी प्रशासन से भिन्न है। मूल रूप से इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से है, लेकिन वर्तमान में सरकार की तीनों जो शाखाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिक, न्यायपालिका से संबंधित हो गया है। इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में जनहित में जो भी कार्यक्रम संचालित किया जाता है उनको सम्मिलित किया जाता है ना। तो इस तरीके से ये टॉपिक अर्थ और इसके दृष्टिकोण और विशेषताएं ये पूरा हो जाता है टॉपिक। कल हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं प्रकृति के बारे में। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में कल हम पढ़ेंगे।